सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम बात करेंगे संविदा के ऊपर, संविदा के अंदर हम बात करेंगे प्रतिफल के बारे में कि प्रतिफल क्या होता है और कैसे वैध है, कैसे अवैध है। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा हम टॉपिक पर आते हैं। आइए, बात है प्रतिफल अवैध कब होता है, यानी कि कानून द्वारा मान्य कब नहीं होता प्रतिफल। तो प्रतिफल जो है वो अवैध कब होता है, आइए देखते हैं। प्रश्न बनेगा सीधा कि प्रतिफल है अवैध कब होता है। तो कानून यह कहता है कि कोई भी डील या कॉन्ट्रैक्ट तभी पक्का माना जाएगा जब उसमें तय किया गया प्रतिफल यानी बदले में मिलने वाली चीज या पैसा बिल्कुल कानून के दायरे में हो। ठीक है, तो कानून कहता है कि कोई भी डील हो गई या कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपने किसी से करार कर लिया है, तो वो तभी पक्का माना जाएगा जिसके बदले में जो प्रतिफल मिल रहा है वो कानून के दायरे में हो। ये नहीं कि कानून के दायरे में नहीं हो। अगर कानून के दायरे में होगा तभी वो क्या माना जाएगा, प्रतिफल सही माना जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट भी वो सही माना जाएगा। अगर प्रतिफल गैर कानूनी या गलत है तो वो डील रद्द हो जाती है। इस बात को ध्यान रखना होगा। ठीक है, आइए भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23 के मुताबिक, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23 क्या कहती है कि कोई भी प्रतिफल इन 5 वजहों से अवैध यानी कि गलत हो सकता है। तो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23 बोलती है कि 5 चीजें बताई गई इसमें कि अगर ये 5 चीजें किसी करार में, किसी कॉन्ट्रैक्ट में ये पाई गई, किसी डील में, तो वो क्या है, अवैध हो जाएगा भाई। ठीक है, पहली शर्त क्या है, ठीक है, पहली वजह देखते हैं क्या है। जब कानून उसे साफ साफ मना करे और फिर भी आप क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो विधि द्वारा वो क्या है, निषेध है भाई। अगर आप कोई ऐसा सौदा कर रहे हैं जिसे देश का कानून करने की इजाजत नहीं देता तो वो क्या है, अवैध है। आप अगर उसको कर लेते हैं तो ठीक है। उदाहरण देखते हैं, जैसे चोरी का माल बेचना। ठीक है, अगर चोरी का माल आपने किसी से लिया कॉन्ट्रैक्ट पे और आप वो बेच रहे हैं लेकिन वो कानून की नजर में गलत है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही क्या है, पहले से ही गलत है। ड्रग्स की तस्करी करना, कानून इसकी अनुमति नहीं देता, इसलिए ऐसा प्रतिफल अवैध है। अब आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि मैं 5 लाख रुपए दूं, आप मेरे को ड्रग्स दे दो, ये कॉन्ट्रैक्ट ही अवैध है क्योंकि कानून ड्रग्स को बेचने की अनुमति नहीं देता, पहली बात। तो जब कानून उसे साफ साफ मना करे, ये पहली वजह है किसी प्रतिफल को अवैध घोषित होने में। दूसरी वजह देखते हैं, जब वह किसी कानून के नियमों को ही तोड़ दे या फेल कर दे। जब कोई करार है, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डील है, सॉरी, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कोई डील है, जब वह किसी कानून के नियम को ही तोड़ दे या फेल कर दे। ठीक है, अगर कोई सौदा इस तरह से किया गया है कि वो किसी दूसरे कानून के नियमों को ही चकमा दे दे या बेकार साबित कर दे। ठीक है, आसान उदाहरण देखते हैं, तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट रद्द माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। टैक्स चोरी करने के लिए कोई फर्जी एग्रीमेंट तैयार करना ताकि सरकार के कानून का असर खत्म हो जाए, तो ये क्या है भाई, कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो जाए, ये कॉन्ट्रैक्ट ही क्या, प्रतिफल ही क्या है, अवैध है भाई। ठीक है, कानून के नियमों को चकमा देना या फेल करने के लिए आपने फर्जी एग्रीमेंट कर लिया। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट रद्द है भाई और प्रतिफल अवैध है। आइए आगे चर्चा करते हैं। तीसरी वजह क्या बताइए, जब वह किसी के साथ धोखा या फ्रॉड करने के लिए हो, यानी कि कोई ऐसी डील है जो किसी के साथ धोखा या फ्रॉड करने के लिए हो, तो वो क्या है भाई,
वो प्रतिफल क्या है, अवैध है। अगर डील का मकसद ही किसी को फंसाना या उसके साथ कपट धोखाधड़ी करना है तो क्या है, वो डील अवैध है, वो प्रतिफल अवैध है भाई। किसी सीधे साधे इंसान को संपत्ति हड़पने के लिए फर्जी कागजात तैयार करवाना, कोई सीधा साधा व्यक्ति है, उसकी संपत्ति हड़पने के लिए आपने फर्जी कागजात तैयार करवा लिए, तो ये क्या है, ये प्रतिफल जो है ये अवैध है कानून की नजर में। चौथी वजह बताई, जब उसमें किसी की जान या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना शामिल हो। तो चौथी जो वजह बताई किसी प्रतिफल को अवैध होने के लिए, तो उसमें क्या है, किसी की जान या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना शामिल हो तो भी वो क्या है, प्रतिफल अवैध है। आइए देखते हैं, अगर बदले में मिलने वाली चीज या वादे में किसी के शरीर चोट पहुंचाना या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना हो तो वो क्या है, प्रतिफल अवैध है। अब क्या है, आपने सुपारी दे दी भाई, सुपारी का समझौता कर लिया कि फलाने को मार दो भाई, किसी को नुकसान पहुंचा दो, या जान या प्रॉपर्टी का नुकसान कर दो भाई उसका, ठीक है, तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा, तो ये क्या है, शुरू से ही क्या है, अवैध है, क्योंकि कानून की नजर में ये अवैध है। तो ये चौथी वजह है भाई। किसी को मारने या उसकी गाड़ी घर तोड़ने के लिए सुपारी देना है, समझौता करना क्या है भाई, ये करार शुरू से ही, जो कॉन्ट्रैक्ट जो है शुरू से ही क्या है, अवैध है। और जो ये प्रतिफल जो होगा ये भी अवैध है। जब वह समाज या देश के हित, लोक नीति के खिलाफ हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर लोक नीति या देश के हित के खिलाफ है तो क्या है, वो प्रतिफल अवैध है भाई। अगर कोई ऐसा सौदा जो समाज के उसूलों, नैतिकता या देश के सार्वजनिक हित के खिलाफ हो जाता है तो वो क्या है, प्रतिफल अवैध है भाई। अदालत में न्याय मिलने से रोकने के लिए गवाह को पैसे देकर खरीदना या किसी सरकारी नौकरी को पैसे के लिए बेचना भाई, ये भी क्या है, अवैध। अब आपने पैसा ले लिया और सरकारी नौकरी बेच दी, आप पकड़े गए, तो सीधी बात है कॉन्ट्रैक्ट जो आपने किया था ये क्या है, और ये पैसा जो मिला है ये आपको कैसे मिला है, अवैध तरीके से पैसा मिला। तो प्रतिफल कब अवैध होता है, इसके धारा 23 बताती है कि 5 वजह है किसी प्रतिफल अवैध होने के लिए। पहली बात, जब कानून उसे साफ साफ मना करे, जैसे आपने किसी के साथ ड्रग्स का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और आपने पैसे दे दिए और आपको क्या मिल गई, ड्रग्स मिल गई, तो कानून ने इसमें साफ साफ मना किया हुआ, तो पहला कारण ये हो गया, पहली जो वजह ये हो गई। दूसरी बताई, जब वह किसी कानून के नियमों को ही तोड़ दे या फेल कर दे, आपने क्या किया, कानून के नियमों को ही चकमा देने के लिए फर्जी एग्रीमेंट कर लिया, तो वो क्या है, प्रतिफल अवैध है। तीसरी बताई, जब वह किसी के साथ धोखा या फ्रॉड करे, यानी कि किसी के साथ धोखा करे गलत तरीके से या फ्रॉड करे, ठीक है, तो वो भी क्या है भाई, वो प्रतिफल अगर आपको मिलता है तो वो भी क्या है, अवैध है भाई। जैसे फर्जी कागज बनवा के आपने किसी की संपत्ति हड़पने के लिए, कोई शरीफ आदमी है, उसकी संपत्ति हड़पने के लिए आपने क्या किया, फर्जी कागज बनवाए, तो प्रतिफल जो मिला, आपने संपत्ति हड़पी है, तो वो क्या है, अवैध है। जब उसमें किसी की जान या प्रॉपर्टी को नुकसान हो, आपने किसी की सुपारी दे दी मारने या उसकी प्रॉपर्टी नुकसान करने के लिए, तो वो प्रतिफल भी क्या है, अवैध है भाई। जब कोई प्रतिफल लोक नीति के खिलाफ हो, ठीक है, समाज के खिलाफ हो, तो वो प्रतिफल भी क्या है भाई, अवैध है। इन बातों को ध्यान रखना। तो प्रतिफल अवैध कब होता है, ये बात हमने चर्चा की, धारा 23 के बारे में हमने बातें की। आइए आगे चर्चा करते हैं। केस देखते हैं। इस फैसले का मुख्य सार यह है कि कानून के खिलाफ जाकर किया गया कोई भी सौदा या करार पूरी तरह से रद्द और शून्य माना जाएगा भैया, ठीक है। केस देखते हैं, क्या केस था, मामला क्या था भाई, यह मामला गुजरात उच्च न्यायालय का है, ठीक है। गुजरात उच्च न्यायालय में ये शेख थे, ठीक है। शेख का क्या नाम था, शेख का नाम था इस्माइल भाई, हुसैन भाई बनाम विंकर अंबालाल धनभाई, 2024 का मामला, ठीक है। मुख्य विवाद क्या था, यह विवाद गुजरात जो एग्रीकल्चर लैंड एक्ट 1948
यानी कि खेती की जमीन से जुड़े कानून से जुड़ा हुआ था भाई। ठीक है, गुजरात टेनेसी एंड एग्रीकल्चर लैंड एक्ट 1948, यानी कि ये मामला शेख इस्माइल भाई हुसैन भाई बनाम विंकर अंबालाल धनभाई 2024 का मामला खेत की जमीन से जुड़े कानून से जुड़ा हुआ मामला था। इस कानून में खेती की जमीन की खरीद फिरोख्त और ट्रांसफर को लेकर कड़े नियम बनाए गए हैं भाई। ठीक है, कौन से कानून में? गुजरात एंड एग्रीकल्चर लैंड एंड एक्ट 1948, टेनेसी एंड एग्रीकल्चर लैंड। इस कानून में क्या है? किसी खेती की जमीन को बेचने के लिए, खरीद फिरोख्त करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए कड़े कानून बनाए हैं। ठीक है, अदालत का फैसला क्या है? कानून के तहत वैध सौदा। अदालत का फैसला क्या है इसमें? गुजरात हाईकोर्ट ने साफ साफ तय किया कि यदि कोई भी व्यक्ति जमीन या किसी चीज का ऐसा विक्रय या करार करता है, तो गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी जमीन का, किसी चीज का विक्रय करार करता है जो उस राज्य के कृषि भूमि कानून या किसी भी प्रचलित कानून के नियमों के खिलाफ है, ठीक है, तो वह एग्रीमेंट कानूनी रूप से शून्य यानी बेअसर और खत्म माना जाएगा। आप कानून के दायरे से बाहर जाकर कोई भी वैध सौदा नहीं कर सकते। यह बात गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले में कही थी भाई, कि कानून से बाहर जाके आप कोई सौदा नहीं कर सकते। कानून के तहत आपने किया है तो वो सौदा सही है, वैध है। अगर खिलाफ किया कानून के तो वो शून्य है, रद्द है भाई। मुख्य सार क्या है? कानून से ऊपर कोई नहीं है भाई। कानून के खिलाफ किया गया कोई भी सौदे का करार पूरी तरह से रद्द और शून्य होता है और उसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना। ये बात इस मामले में बोली गई थी गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा। आगे चर्चा करते हैं भाई। आइए, अब हमारे पास प्रश्न आता है अगला, बिना प्रतिफल के करार शून्य है, इसके बारे में बताइए। अपवादों सहित वर्णन कीजिए। प्रश्न बना, बिना प्रतिफल के करार शून्य है, अपवादों सहित वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आएगा सीधा सीधा। तो बिना प्रतिफल के करार तो शून्य, ये सीधी बात है। एक तरफ से हम क्या रखेंगे? प्रस्ताव रखेंगे, दूसरा उसको स्वीकृति देगा। स्वीकृति देगा तो क्या होगा? प्रतिफल बनेगा। बिना प्रतिफल के करार शून्य है, इसका मतलब क्या है? आइए देखते हैं। कानून का सीधा नियम है, बिना पैसे या बिना किसी लेन देन प्रतिफल के किया गया कोई भी वादा या एग्रीमेंट पूरी तरह से रद्द होता है भाई। इस बात को ध्यान रखना। यानी अगर आप किसी को बिना किसी बदले की भावना या बिना किसी फायदे के कुछ देने का सिर्फ मौखिक या लिखित वादा करते हैं तो अदालत में उसे कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। मैं तुम्हें बिना किसी कारण या बिना किसी बदले के 1000 रुपये दूंगा भाई। ठीक है, मान लीजिए कै ने खै से कहा कि मैं तुम्हें बिना किसी कारण या बिना किसी बदले के 1000 रुपये दूंगा भाई। ठीक है, चूंकि खै इसके बदले में कुछ नहीं दे रहा, इसलिए यह वादा कानून की नजर में शून्य है भाई, बेअसर है, बना ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट। ये कै मुकर जाए तो खै कोर्ट नहीं जा सकता। इस बात को ध्यान रखना भाई। ठीक है, कुछ नहीं दे रहा भाई। अगर कै मुकर गया कि मैं नहीं दूंगा तो कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि प्रतिफल नहीं है। यह वादा कानून की नजर में शून्य, बेअसर है, कोर्ट नहीं जा सकता। यहाँ पे खै केस देखते हैं। एक पहला बनाम लाड देवी, 2007 का मामला था, राजस्थान हाई कोर्ट का मामला था। क्या मामला था आइए देखते हैं। इस मामले में बेचने वाले विक्रेता ने, कोई जमीन बेचने वाला विक्रेता था, कोई भी चीज बेचने वाला विक्रेता ने कोर्ट में गवाही के दौरान यह साफ मान लिया कि उसे जमीन बेचने के बदले कोई पैसा प्रतिफल मिला ही नहीं भाई। ठीक है भाई, भले ही कागजी दस्तावेज विक्रय विलेख में यह झूठा लिख
दिया गया हो कि पैसे मिल चुके हैं भाई, ठीक है। कोर्ट में यह भी सामने आया कि क्रेता की तरफ से 1.5 लाख अभी भी बकाया बाकी है, ठीक है। अदालत क्या क्या फैसला आया? कोर्ट ने कहा कि जब सौदा बिना किसी प्रतिफल पैसे के लेन देन के हुआ तो यह सीधा सीधा प्रतिफल रहित करार है, इस बात को ध्यान रखना। ऐसा करार है बिना प्रतिफल के रहित करार है, इसलिए अदालत ने ऐसे फर्जी और बिना पैसे के लेन देन वाले एग्रीमेंट को पूरी तरह से सुनने रद्द घोषित कर दिया। वही इस बात को आप ध्यान रखना। पहला बनाम लाड देवी का केस था, ठीक है। अपवादों के बारे में चर्चा करते हैं, आइए। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में बिना प्रतिफल के भी करार शून्य नहीं होते, अर्थात वे लागू किए जा सकते हैं। ये अपवाद इस तरह हैं, आइए देखते हैं। तो ये बताएगा कि विशेष परिस्थितियां जो हैं उसमें प्रतिफल के बिना भी क्या है, करार शून्य नहीं होते, चाहे प्रतिफल नहीं हो उसमें फिर भी करार शून्य नहीं होते, अर्थात वे लागू किए जा सकते हैं। कौन सी परिस्थितियां हो जिनमें बिना प्रतिफल के भी करार लागू किए जा सकते हैं, ये अपवाद हैं। बात नंबर 1 देखते हैं। प्राकृतिक प्रेम व स्नेह में किया गया करार चाहे बिना प्रतिफल हो वो भी लागू माना जाता है। अगर करार प्राकृतिक प्रेम और स्नेह से किया गया हो, जैसे माता पिता द्वारा बच्चे को उपहार देना, तो वो क्या है, बिना प्रतिफल के है, तो वो लागू माना जाता है, अपवाद में। बात नंबर 2, लिखित और पंजीकृत करार। भाई धारा 25 भारतीय संविदा अधिनियम, यदि करार लिखित है और उसका पंजीकरण विधि के अनुसार हो गया तो बिना प्रतिफल के भी वह लागू किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखना, ये अपवाद में है भाई। बात नंबर 3, पूर्व में किया गया करार, यदि किसी कार्य को करार से पहले किया जा चुका है तो वह प्रतिफल के रूप में माना जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखना, यह भी अपवाद में है। नैतिक दायित्व, जब किसी नैतिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए करार किया जाए तो बिना प्रतिफल के भी वह लागू हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना, नैतिकता के तौर पर। बात नंबर 5, धारा 25 की उपधारा 2, वचनबद्धता, यदि कोई व्यक्ति किसी वचन को लिखित रूप में स्वीकार कर ले तो बिना प्रतिफल के भी करार लागू हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना, अगर वचन दिया है तो, ठीक है। यह भी अपवाद में है। सामान्य नियम बिना प्रतिफल के करार शून्य है, लेकिन ऊपर दिए गए अपवादों में ऐसे करार भी वैध और लागू किए जा सकते हैं। पहला, माता पिता ने कोई चीज दी है तो प्रतिफल किसमें दिया, प्रेम स्नेह में दिया है, तो प्रतिफल अगर नहीं मिला है तो भी करार क्या है, शून्य नहीं है, मान्य है। लिखित और पंजीकरण करार, धारा 25 के अनुसार अगर क्या है, लिखित में क्या दिया है, लिख कर दे दिया है कि जैसे उपहार देते हैं किसी को, ठीक है, जमीन क्या करती, जमीन गिफ्ट में दे दी, तो गिफ्ट में दे दी तो प्रतिफल थोड़े मिला सामने वाले को, तो वो धारा 25 के अनुसार क्या किया है, लिखित में दिया भाई, तो ये भी अपवाद में है। पूर्व में किया गया कार्य भी, अगर किसी ने कार्य पहले कर दिया है और क्या है, यदि किसी कार्य को करार से पहले किया जा चुका है तो वह प्रतिफल के रूप में मान्य होगा, इस बात को ध्यान रखना। अब आपने किसी के घर में काम कर दिया और बाद में क्या मांग रहे हैं, आप पैसे मांग रहे हैं, ठीक है, दो भाई, तो हो सकता है, ठीक है, ये भी मान्य होगा। नैतिक दायित्व, जब किसी नैतिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए करार किया जाए तो बिना प्रतिफल के भी क्या है, लागू हो सकता है, ठीक है। धारा 25 की उपधारा 2, वचनबद्धता, यदि कोई व्यक्ति किसी वचन को लिखित रूप में स्वीकार कर ले, ठीक है, कि हाँ मैंने लिखित रूप में से लिख कर दे दिया भाई, ठीक है, कि ये वचन मैंने दिया है, तो बिना प्रतिफल के भी करार लागू हो सकता है, ठीक है। अब किसी ने लिख के दे दिया कि मैं तुमको 2 किले दूंगा, ठीक है, चाहे मेरे को कुछ मिलो जाए मिलो, तो प्रतिफल मिलो जाए मत मिलो, ठीक है, लिख कर दिया धारा 25 की उपधारा 2 के तहत, तो वो क्या होगा, वो भी करार अपवाद में आता, वो भी मान्य होगा करार। आइए आगे चर्चा करते हैं भाई। अपवाद जहां बिना प्रतिफल के भी करार भी वैध और लागू करने योग्य होते हैं, आइए देखते हैं। वही बात है, अपवाद दे दिए, आइए देखते हैं। बिना पैसे या बिना प्रतिफल के कोई करार नहीं बनता, लेकिन कानून ने कुछ ऐसी खास जगह बताई हैं जहां
बिना प्रतिफल के भी वाद या एग्रीमेंट वैध होता है, इस बात को ध्यान रखना। वादा, सॉरी वाद नहीं है, वादा या एग्रीमेंट सही होता है। पहली बात बताई, नरसिंह प्रेम और स्नेह के कारण किया गया करार। मतलब अगर परिवार के लोग या करीबी रिश्तेदार आपसी प्रेम और स्नेह की वजह से बिना किसी पैसे के लेन देन के आपस में कोई वादा करते हैं तो वह क्या सही है भाई, वैध है भाई। इसके लिए दो बातें होनी जरूरी है, एक तो लिखित हो गई हो, एक उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। अगर कोई पिता अपने प्यार और स्नेह की वजह से अपनी कोई संपत्ति अपने बेटे के नाम बिना किसी पैसे के ट्रांसफर करने का लिखित और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर देता है तो वह वैध माना जाएगा, भले ही बदले में बेटे ने एक भी रुपया नहीं दिया हो। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि किसमें दिया, प्रेम और स्नेह में दिया। बात नंबर 2, पहले किए गए काम के बदले इनाम या भुगतान का वादा। ठीक है, अगर किसी ने आपकी बिना कहे या आपकी मर्जी से पहले कोई भलाई या सेवा की है और बाद में आप उसकी उस भलाई के बदले में कुछ देने का वादा करते हैं तो इसके लिए नए प्रतिफल की जरूरत नहीं होती, वह वादा पक्का माना जाएगा भाई। उदाहरण देखते हैं। आप मुसीबत में थे और आपके एक दोस्त ने बिना आपके मांगे आपकी गाड़ी ठीक करवा दी भाई। ठीक है, आप मुसीबत में थे लेकिन आपके दोस्त ने क्या करवा दी, गाड़ी ठीक करवा दी बिना मांगे, मदद मांगी। या आपकी आर्थिक मदद की भाई, बाद में खुश होकर आपने उसे अपनी तरफ से पैसे या तोहफा देने का लिखित वादा किया तो यह वादा पूरी तरह से वैध है भाई। ठीक है, क्योंकि एक तरफ क्या है, पहले आपने काम किया हुआ, तुम्हें मेरी बिना मांगे हुई मदद की है, मैं तुम्हें 10,000 रुपये देने का वादा करता हूँ। ठीक है, पहले की गई भलाई या सेवा के बदले किया गया वादा सही होगा भाई, वैध होगा। बात नंबर 3, टाइम, पुराने कर्ज को चुकाने का लिखित वादा। ठीक है, टाइम बार्ड बोलते हैं इसको। कानून में सीमा अधिनियम होता है जिसके मुताबिक अगर किसी उधार को दिए हुए बहुत साल, यानी कि आमतौर पर 3 साल बोलते हैं इसको, बीत जाएं और उस कर्ज को कोर्ट से कानूनी तरीके से वसूल करने का समय निकल जाए तो उसे टाइम बार्ड डेट कहते हैं। यानी कोर्ट अब जबरदस्ती पैसे नहीं दिलवा सकता, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन नियम यह है कि अगर कर्जदार खुद अपनी मर्जी से उस पुराने कर्ज को चुकाने का लिखित में नया वादा कर देता है तो वह वैध हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। पुराना कर्ज खत्म नहीं हुआ होता, बस वसूलने का कानूनी तरीका बंद हुआ था भाई, इसलिए लिखित वादा करते ही वह फिर से पक्का हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, आपने पुराना कर्ज लिया था तो टाइम पीरियड है। ठीक है, किसी से कर्ज लिया था 3 साल बीत गई। ठीक है, वो 3 साल का टाइम पीरियड है तो कोर्ट अब क्या करेगा, कोर्ट उसको नहीं दिला सकता, लिमिटेशन जो एक्ट जो है सीमा अधिनियम उसमें। ठीक है, तो अगर कर्जदार फिर से वादा करता है कि मैं आपको पुराना कर्जा दूंगा तो जो है वो 3 साल वाला जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा, कर्ज फिर से वैध और लागू करने योग्य अब यह वादा कानून द्वारा लागू किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखना। इन तीनों अपवादों में बिना प्रतिफल के किए गए लिखित और आवश्यक शर्तों वाले वादे की नजर में वैध और कानून और लागू करने योग्य माने जाते हैं, इन बातों को ध्यान रखना, क्योंकि इन तीनों में कोई भी प्रतिफल वाला चक्कर नहीं है। आइए आगे चर्चा करते हैं। कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधि पूर्ण है और कौन से विधि विरुद्ध हैं, आइए बात करते हैं। प्रश्न बनेगा, प्रश्न क्या बनाया है कि कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधि पूर्ण है। ठीक है, यानी कि विधि के रूप में सही है, विधि के देखने अनुसार सही है, और कौन से विधि विरुद्ध हैं और कौन से प्रतिफल विधि के खिलाफ हैं, अवैध हैं। आइए चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 23 के अनुसार किसी भी करार का प्रतिफल और उद्देश्य नीचे दी गई
5 बातों में से एक भी हो तो वह सौदा अवैध और शून्य होगा। भाई 1872 की धारा 1872 भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 23 बताती है कि ये जो बात दी गई हुई है 5, अगर इन 5 बातों में से कोई भी अगर एक बात है, ठीक है, प्रतिफल और उद्देश्य के बारे में, तो वो क्या होगा? प्रतिफल अवैध और शून्य होगा। इस बात वो सौदा क्या होगा? अवैध और शून्य होगा। बात को ध्यान रखना। विधि पूर्ण यानी कि वैध प्रतिफल और उद्देश्य। यदि प्रतिफल और उद्देश्य कानून के दायरे में है और कानून द्वारा अनुमानित है, किसी कानून का उल्लंघन नहीं करते, कपट पूर्ण नहीं है कोई भी प्रतिफल, किसी को शारीरिक या संपत्ति की स्थिति नहीं पहुंचाता कोई भी सौदा, लोक नीति के विरुद्ध नहीं है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसा करार विधि पूर्ण, वैध और लागू करने योग्य है। इस बात को ध्यान रखना। 5 बातें बताइए। यदि प्रतिफल और उद्देश्य कानून के दायरे में है और कानून द्वारा अनुमत है, कि कानून द्वारा सही है भाई ये बात, किसी कानून का उल्लंघन नहीं होता उस प्रतिफल में, कपटपूर्ण नहीं है वो प्रतिफल, किसी को शारीरिक या संपत्ति की स्थिति नहीं पहुंचाता वो, और लोक नीति के विरुद्ध नहीं है वो, तो वो क्या है? ऐसा करार विधि पूर्ण, वैध और लागू करने योग्य है। इन बात को ध्यान रखना भैया। उदाहरण देखते हैं। माल की खरीद फरोख्त की है, सेवा के बदले परिश्रमिक, ठीक है, कानून के अनुसार संपत्ति का हस्तांतरण, कानूनी उद्देश्य के लिए किया गया करार, सभी क्या है भाई? सही है। ऐसे प्रतिफल और उद्देश्य कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं और इन पर आधारित करार वैध और परिवर्तनीय होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब बात करते हैं विधि विरुद्ध यानी कि अवैध प्रतिफल और उद्देश्य। धारा 23 क्या बताती है? यदि प्रतिफल और उद्देश्य निम्नलिखित 5 यानी कि प्रतिफल क्या आया है और उसका उद्देश्य क्या है, कैसे आया? यदि प्रतिफल और उद्देश्य निम्नलिखित 5 स्थितियों में से कोई एक, तो करार अवैध, गैर कानूनी और शून्य होगा। धारा 23 बोलती है अगर इन 5 परिस्थितियों में से कोई एक है तो करार क्या है? वो शून्य है, गैर कानूनी है। बात नंबर पहली बताई, जब वह कानून द्वारा मान्य किया गया हो, जब वह कानून द्वारा मना किया गया, सॉरी, ठीक है, जब कोई भी करार कानून द्वारा अगर मना किया गया और फिर भी आपने करार किया है तो वो क्या है? प्रतिफल और जो उद्देश्य जो है वो विधि के विरुद्ध है। धारा 23 ये बात बोलती है। अगर आप कोई ऐसा काम करने का सौदा कर रहे हैं जिसे देश का कानून करने की इजाजत नहीं देता, जिससे जुर्म मानता है, तो वो क्या है? विधि के विरुद्ध है और वो करार अवैध है। जैसे किसी ने किसी से ड्रग्स खरीदने या चोरी का माल खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट आपने किया, तो यह कानून की नज़र में पूरी तरह से क्या है भाई? अवैध है। इस बात को आप ध्यान रखना। तो पहली बात बताई, पहली स्थिति बताई, जब वह कानून द्वारा मना किया गया हो क्या कोई भी करार, तो वो क्या होगा? प्रतिफल अवैध होगा। बात नंबर 2 बताई, जब किसी कानून के नियम को ही फेल कर दे, जब वह कोई करार किसी कानून के नियम को ही फेल कर दे तो क्या है? वो अवैध है। विधि के उपबंधों को विफल करना, सौदा तो ऊपर से सही लग सकता है लेकिन उसका असली मकसद किसी कानून के नियमों या उसकी मंशा को ही चकमा देना या नाकाम करना होता है। इस बात को ध्यान रखना। तब भी वो प्रतिफल अगर मिला, प्रतिफल और करार दोनों क्या है? अवैध है। ठीक है। टैक्स बचाने के नाम पर कई सौ ऐसा फर्जी एग्रीमेंट करना जिससे सरकार के
टैक्स कानून के नियमों का उल्लंघन होता हो। ठीक है, ऐसे प्रतिफल और उद्देश्य कानून के खिलाफ होते हैं और इन पर आधारित करार अवैध होता है जिसे अदालत लागू नहीं करती। इस बात को ध्यान रखना। दो स्थितियां हो गई, आइए आगे चर्चा करते हैं। बात नंबर 3, तीसरी बात कौन सी है? जब उसका मकसद ही धोखा देना हो, कपटपूर्ण हो। करार का उद्देश्य क्या है? धोखाधड़ी करना है, धोखा देना है। तो जो सौदा है वो क्या है? जो करार है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अवैध है, प्रतिफल भी अवैध है। अगर किसी एग्रीमेंट या डील के पीछे का इरादा किसी दूसरे इंसान के साथ फ्रॉड कपट करना है तो वो क्या है? अवैध है। तीसरी बात है, तीसरी स्थिति है, किसी सीधे साधे आदमी की जमीन हड़पने के लिए उसके नकली कागज तैयार करने का सौदा करना। नकली कागज तैयार कर देंगे, हम उसकी जमीन मिल जाएगी, हमें उसकी जमीन मिल जाएगी। यह सौदा अवैध और शून्य होगा। अभी इस बात को ध्यान रखना। चौथी कंडीशन क्या है? जब उसमें किसी की जान या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना शामिल हो। अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई एग्रीमेंट किया है और उसमें क्या है, आप ये बोल रहे हैं कि मैंने इतने पैसे दे दिए, फलाने को मार दो, तो उसकी जान लेना या प्रॉपर्टी नुकसान पहुंचाने का हो तो क्या प्रतिफल अवैध होगा, सौदा भी क्या है? अवैध होगा। जब समाज के उसूलों या देश हित के खिलाफ लोक नीति या अनैतिक हो तो भी वह क्या होगा? अवैध होगा। भाई कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वो अवैध होगा जो लोक नीति के खिलाफ है। अगर कोई ऐसा सौदा जो समाज की नैतिकता, भलाई या देश की न्याय व्यवस्था के खिलाफ जाता है तो भी क्या हो? वो अवैध है। कोर्ट में गवाही देने से रोकने के लिए गवाह को रिश्वत देना या किसी सरकारी कुर्सी नौकरी को पैसे के लिए बेच देना, ये क्या है भाई? अवैध है। ठीक है, तो ये 5 परिस्थितियों में क्या है? प्रतिफल और जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अवैध है। ऐसे प्रतिफल और उद्देश्य कानून के खिलाफ होते हैं। अब इसमें उद्देश्य क्या था? नौकरी देना। इसमें उद्देश्य क्या था? जमीन हड़पना। इसमें उद्देश्य क्या था? नहीं, इसमें उद्देश्य क्या था कि किसी के शरीर को नुकसान पहुंचाना। इसमें उद्देश्य क्या था? इसमें था जमीन हड़पना। ठीक है, और इसमें उद्देश्य क्या क्या था? गलत कार्य से पैसे कमाना। ठीक है, और इसमें उद्देश्य क्या था? टैक्स को बचाना। ठीक है, तो ये क्या है? सभी ये प्रतिफल गैर कानूनी है और करार भी क्या है? शून्य है। ध्यान रखना। आइए आगे चर्चा करते हैं। अब हमारे पास एक प्रश्न आता है, उन करारों का उल्लेख कीजिए जिन्हें भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 25 से लेकर 30 के अधीन शून्य माना गया। तो संविदा अधिनियम 1872 की धारा 25 से लेकर 30 तक उन करारों का जिक्र कीजिए जिनको क्या माना गया? शून्य माना गया है। शून्य करार की परिभाषा कहाँ पे दी गई है? धारा 2 की उपधारा 6। वह करार जो विधिवत परिवर्तनीय नहीं होता शून्य कहलाता है। भाई बात को ध्यान रखना, इस पॉइंट को भी आप देखना भाई। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि धारा 25 से लेके 30 तक जो धाराएं हैं उनमें कौन कौन से करार हैं जो शून्य हैं, उनके बारे में बताइए। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 25 से 30 में कुछ विशेष प्रकार के करारों को शून्य से ही शून्य, शुरू से ही शून्य घोषित किया गया है। ऐसे करारों को कोर्ट में कभी भी लागू नहीं कराया जा सकता। ये देखते हैं भाई कौन कौन से करार हैं। धारा 25 बोलती है बिना प्रतिफल के करार शुरू से ही क्या है? शून्य करार है। अगर किसी सौदे में कोई पैसा, लेन देन या फायदा प्रतिफल नहीं होता तो वह करार रद्द है। भाई इस बात को ध्यान रखना। बिना कुछ लिए दिए किया गया वादा कानून की नजर में शून्य है। धारा 25 ये बात बोलती है भाई कि बिना प्रतिफल के करार शून्य है। मैं तुम्हें बिना किसी बदले के 1000 रुपये दूंगा तो आप क्यों दे रहे हैं भाई? बिना बदले के करार ही नहीं है, शुरू से ही शून्य। लेकिन आप मुझे इसके बदले में कुछ नहीं देंगे, यह करार शून्य है, सिवाय उन खास पारिवारिक प्रेम वाले अपवादों के जो अलग से मान्य हैं। हमने अपवाद पहले देख लिए हैं भाई इसके। ठीक है, बात नंबर 2, शादी रोकने वाले करार, धारा 26। ठीक है, धारा 26 बताती है कि शादी रोकने वाले करार क्या है? शुरू से ही शून्य है। हर बालिग
इंसान को अपनी मर्जी से शादी करने का पूरा हक है। इसलिए कोई भी ऐसा करार जो किसी बालिग व्यक्ति की शादी में रुकावट डाले या उसे शादी करने से रोके, वह शुरू से ही क्या है, शून्य है। देखते हैं, मैं इस शादी के खिलाफ हूं और यह शादी नहीं होने दूंगा। मैंने इसकी रोक के लिए एग्रीमेंट किया है। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट शुरू से ही शून्य है, यह करार शून्य है। अपवाद, इसमें सिर्फ बच्चों की शादी रोकने की बात शामिल नहीं है, क्योंकि बच्चों की शादी वैसे ही कानूनन जुर्म है। इस बात को ध्यान रखना, बालिग व्यक्ति की शादी की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि बच्चों की शादी कराना तो वैसे ही जुर्म है। ठीक है, ये धारा 26 बताती है। बात नंबर 3, बिजनेस या व्यापार रोकने वाले करार, धारा 27। हर नागरिक को अपनी पसंद का कोई भी वैध यानी कि सही बिजनेस या धंधा या नौकरी करने की पूरी आजादी है भाई। इसीलिए अगर कोई करार या एग्रीमेंट किसी व्यक्ति को कानूनन व्यापार करने से रोकता है तो वह शून्य है। इस बात को ध्यान रखना भैया। यह शर्त माननी होगी कि नौकरी छोड़ने के बाद आप जिंदगी में कभी इस तरह का बिजनेस नहीं कर सकते। यह शर्त मैं स्वीकार नहीं करता, ठीक है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है, बिजनेस तो आपका कर ही सकता है। यह करार शून्य है। किसी को व्यापार या नौकरी करने से रोकने वाला करार कानून में टिकता नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये धारा 25 से 30 धारा तो चली हुई है। धारा 25 में हमने देखा बिना प्रतिफल के करार शून्य, शादी रोकने वाला करार धारा 26 में शून्य है, बिजनेस या व्यापार रोकने वाला करार धारा 27 में शून्य है। आइए आगे चर्चा करते हैं। धारा 28 क्या कहती है? कोर्ट जाने या कानूनी कार्रवाई रोकने वाला करार धारा 28 में शून्य बता दिया। हर नागरिक का अधिकार है कि यदि उसके साथ धोखाधड़ी या अन्याय होता है तो वह न्याय के लिए अदालत जा सके। यदि कोई करार किसी को कोर्ट जाने या अपने कानूनी अधिकार मांगने से रोकता है, कोई करार, ध्यान रखना, तो वह करार पूरी तरह से शून्य है। धारा 28 ये बोलती है। धारा 28 कहती है कि हर नागरिक का अधिकार है, अगर उसके साथ कोई धोखाधड़ी हुई तो वो कोर्ट में जाके अपनी अपील करे। अगर करार ऐसा किया हुआ है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते इसके खिलाफ, तो वो करार क्या है, शुरू से ही शून्य है, क्योंकि सबका अधिकार है, ठीक है, क्या, न्याय मांगने का कानून से। तो आप ऐसा कोई करार नहीं कर सकते जिसमें आप ये बोल दें कि आप कोर्ट नहीं जा सकते। इस करार के अनुसार तुम किसी भी स्थिति में कोर्ट नहीं जा सकते। करार क्या है, किसी भी न्यायालय कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं होगा। तो ये क्या है, आप किसी से यह नहीं कह सकते कि तुम मेरे खिलाफ कभी कोर्ट नहीं जाओगे, या किसी कानूनी कार्रवाई का अधिकार तुम्हें नहीं होगा। यह करार क्या है, अवैध है। धारा 28 इसके बारे में बताती है। ठीक है, अनिश्चितता वाले करार भाई, धारा 29 क्या कहती है? कोई भी ऐसा सौदा या कॉन्ट्रैक्ट जिसका मतलब ही साफ न हो, अनिश्चित हो भाई, ठीक है, या जिसे पढ़कर यह समझ ही न आए कि डील में असल में तय क्या हुआ है, वह करार शुरू से ही शून्य है। ठीक है, जो निश्चित ही नहीं है वो करार शुरू से ही शून्य। अस्पष्ट, अधूरा या अनिश्चित करार कानून में मान्य नहीं होता। इस बात को ध्यान, मैं अपना एक वाहन बेचूंगा, ठीक है भाई, कौन सा वाहन बेचेगा, कौन सा बेचेगा? इसने इकरार कर दिया कि मैं अपना वाहन बेचूंगा भाई, सामने वाले के साथ मैं अपना एक वाहन बेचूंगा। अब साधन है इसके पास 3, कार, मोटरसाइकिल और साइकिल, बेचेगा कौन सा? अस्पष्ट करार है। धारा 29 बोलती है इकरार क्या है, शून्य है। कार बाइक या साइकिल कौन सा देगा, यह करार शून्य होगा। जैसे कोई कहे कि मैं तुम्हें अपना एक वाहन बेचूंगा, यह स्पष्ट नहीं कि कार, बाइक या साइकिल, ऐसे धांधली और अनिश्चित वादों की कोई कानूनी वैल्यू नहीं होती। इस बात को ध्यान रखना। ठीक, बाजी या जुए के करार, धारा 30 क्या कहती है? अगर जुए का या बाजी का आपने करार किया है तो धारा 30 उसके बारे में बोलती है कि वो शून्य होगा।
जुआ खेलने या शर्त लगाने से जुड़े सभी करार कानून की नज़र में पूरी तरह से शून्य हैं। जुए या शर्त के पैसों को आप कोर्ट में केस करके वसूल नहीं कर सकते, क्योंकि कानून इन्हें मान्यता नहीं देता। अगर आज बारिश हुई तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा, नहीं हुई तो तुम मुझे दोगे। अगर उसने नहीं दिया तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि धारा 30 बोलती है कि करार शून्य है शुरू से ही। शर्तबाजी जुआ, यह करार शून्य होता है। जैसे क्रिकेट मैच का सट्टा लगाना या शर्त लगाना कि आज बारिश होगी तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा, ऐसी बाजियों वाले पैसे कानूनन वसूले नहीं जा सकते। इस बात को ध्यान रखना। धारा 30 ये बात बोलती है। धारा 25 से लेकर 30 के तहत बताए गए करार शुरू से ही क्या शून्य होते हैं और इन्हें अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता। इस बात को आप ध्यान रखना। और आज के लिए इतना ही। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो थे आपके सामने रखे गए हैं इसमें। और आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।